तो दोस्तों नमस्कार, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। इसी प्रकार से भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से जितने भी टॉपिक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसी प्रकार से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं आप ये लेसन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम टॉपिक को, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। अध्याय 1, ठीक है। संविधान। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। तो संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। पहला टॉपिक। दूसरा, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है, ठीक है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधार भूमि विधि फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, जो जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरना यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ठीक है। इनको 2 भागों में विभक्त किया है, ये देख सकते हैं। ये भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। ये देख सकते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1973 में, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, 1858 में। कब से आया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1853 के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1942, ठीक है, 47। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में
व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, भारत में कंपनी के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है क्षेत्रीय शक्ति प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की सांसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शासन रहा, जिस बीच कई प्रकार के कानून बने। ठीक है, आदेश जारी हुए और उन्हीं कानून और आदेशों को धीरे धीरे समेटते हुए क्या है संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी हुई। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति को सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। ठीक है, किसको दी गई? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। किनके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ठीक है, ब्रिटिश सांसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक का निजी मामला नहीं माना जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सांसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने का निर्देश देने का पूरा अधिकार दे दिया। ठीक है, कंपनी के प्रशासन की देख रेख है तो इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। ठीक है, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और हितधारकों का मंडल कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब 1873 जो चार्टर एक्ट अधिनियम थे, उस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, मतलब जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा गया, प्लस उनके सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य परिषद की गठन की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए। इनके इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। पहले क्या थे? स्वतंत्र थे, लेकिन मद्रास और बम्बई जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के अधीन हो गए। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें सर एलिजा एम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इनका नाम जो यहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है उनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है,
1873 के तहत इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, मतलब वो अपना यहाँ कोई भी निजी प्रकार के व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, और न ही यहाँ के लोगों से उपहार ले सकते थे और न ही रिश्वत ले सकते थे। ठीक है, इस चीज़ पर प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यहाँ की राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। किसने? चार्टर एक्ट 1773 के कंपनी द्वारा। ठीक है, अब आता है अपना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, यहाँ के जो भारतीय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी जो भी थे, उनको यहाँ व्यापार करने के से मतलब निजी व्यापार जो भी है अपना, उसको प्रतिबंधित कर दिया, प्लस यहाँ के घूस लेने के लिए बंद कर दिया। और क्या हुआ, यहाँ कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का निर्माण हुआ। ठीक है, स्थापना हुआ, जिसमें प्रथम कौन था? उनका मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा एम्पे। ठीक है, साथ ही जो मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, जो पूर्व में स्वतंत्र रूप से चल रहे थे। ठीक है, तो ये 3-4 काम हुए हैं। ठीक है, इनको टॉपिक याद रखिए, इसको टॉपिक बना करके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों को सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, इस प्रकार से नियंत्रण मंडल 6 सदस्यीय, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव 4 सदस्यीय प्री काउंसिलिंग के, इन सभी की नियुक्तियां एवं पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। ठीक है, ये जो नियंत्रण मंडल स्थापित हुआ था, ठीक है, सदस्य 6 सदस्यीय वाला, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इसमें राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिलिंग के सदस्य थे। ठीक है, ये मुख्य थे, इनमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर, फिर राज्य सचिव और ये 4 अन्य प्रीवी काउंसिलिंग। ठीक है, और इनकी पदच्युत और इस नियुक्ति की जो भूमिका है उनको किनको सौंप दिया गया? सम्राट को सौंपा गया था। ठीक है, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। ठीक है, ये कंपनी के शासन तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन, सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, भारत में अधिनियम का महत्व। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश
आधिपत्य का क्षेत्र घोषित गया, ठीक है, घोषित किया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश का आधिपत्य का घोषित किया गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। जो कंपनी चल रहा था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको उनके कार्यों पर ब्रिटिश प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। 1786 का अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 है, ठीक है। 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दो अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ, ठीक है। ये जो दो अधिकार हैं, ठीक है, यहाँ के जो अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में जो दिया गया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पहले दिया गया, ठीक है। कौन कौन से? ये प्रधान सेनापति की शक्तियाँ और निर्णय लेने का शक्तियाँ, ठीक है। ये दो शक्तियाँ जो है प्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया, ठीक है, 1786 के अधिनियम में। अब आता है 1700 चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के चार्टर एक्ट 1793, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का व्यवस्था की गई, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, ठीक है। किसको प्रदान किया गया? न्यायालय को। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 में क्या क्या हुआ? ये इस मतलब जो व्यापारिक अधिकार थे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए, ठीक है। एवं नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उनके राजस्व वेतन भारतीय राजस्व से देने लगा, ठीक है। अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधायी जो प्रशासन की नींव रखी गई, सभी कानूनों और विनियमों का अधिकार जो है न्यायालय को प्रदान किया गया। ये दो चीज़ हुआ है, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 देख रहे हैं हम, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेज़ों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, ठीक है। किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चार्टर एक्ट 1813, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेज़ों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, ठीक है। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियां का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं किया जा सकती थी, ठीक है। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दी गई। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, कि शिक्षा के लिए कौन से एक्ट में धन की व्यय की गई, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट 1813 में किया गया, ठीक है। और ये जो कार्य हुए हैं, ठीक है, इसमें पुनः 20 वर्षों के लिए यहाँ के जो राजस्व नियंत्रण तो कंपनी के हाथों में फिर से चला गया, ठीक है, उनको बढ़ा दिया गया कंपनी के लिए। और गवर्नर जनरल के सेनापति नियुक्त करने का अधिकार इनको ब्रिटिश काउंसिल की स्वीकृति अनिवार्य कर दी, ठीक है। इनमें ये 4 टॉपिक हुआ है, ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना आप। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम, ठीक है। ब्रिटिश दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर जो अपना वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको यहाँ पे बंद करते हैं। और इसी प्रकार के और टॉपिक इनका पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम इसमें जो पूर्ण भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था जो NCERT का बुक है उनको हम पूर्ण कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।